तुम्हारी आवाज सुनूं तो मिल जाता है सुकून दिल को, मेरे गमों का इलाज भी कितना सुरीला है। एक मुसलसल साधना, एक मुकम्मल गायकी, जिनकी आवाज व अंदाज तहजीब की पहचान है। उर्दू जबान से है जिनका गहरा नाता, लखनऊ घराने से है जिनका ताल्लुक, गंगा जमुनी तहजीब की रवायत को उनकी गायकी ने एक अलग अंदाज में पेश किया। गायकी के इस सफर में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। परवाज में आज हमारी मेहमान है गजल की दुनिया का बेहद नुमाया नाम रेखा सूर्या। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये ना थी हमारी किस्मत। बहुत खूब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। रेखा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप 11 साल की थी, एक कॉन्सर्ट में गई और वहाँ पर आपको जाकर कुछ ऐसा लगा कि आपने गायकी के साथ जुड़ने का फैसला किया, तो किस चीज़ से मुतासिर हुई? ये तो शायद पूर्वज की चीज़ है। मुझे बेहद पता नहीं, मुझे हमेशा जब मैं बहुत छोटी भी थी रेडियो पे सुनती थी क्लासिकल म्यूज़िक, तो मुझे अच्छा लगता था तो मैं सुनती थी। ये अंदरूनी चीज़ होती है, इसमें कोई वजह नहीं कह सकते, क्योंकि मैं असल में म्यूज़िक फैमिली को नहीं बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो ये एक पूर्वज की चीज़ होती है, खुद एक अंदरूनी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी आप उस कॉन्सर्ट में गई थी, उसमें कुछ खास था क्या? सिंगर से मुतासिर हुई, उनके जो गायकी का स्टाइल था उससे ज़्यादा मुतासिर हुई? वो क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था। नज़ाकत सलामत अली खान साहब आए थे पाकिस्तान से, लखनऊ में। वो लोग आए और ये अजीब बात है कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़ क्यों था, लेकिन मैं वापस घर आई तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप मुझे किसी को कहिए हमें सिखाएं क्लासिकल म्यूज़िक। तो उन्होंने फिर एक ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में एक थे, कोई ख़ास गाने वाले नहीं थे, मगर उनको बुलाया गया। फिर असल तालीम तो तब शुरू हुई जब मैं लेट टीन्स में थी। अच्छा। और बेगम अख्तर भी वहीं रहती थी, लखनऊ ही की वो भी थी। तो मैं असल में उनके पास गई तो किसी फैमिली फ्रेंड के साथ, जो उनके भी फैमिली फ्रेंड थे, और शुरू में तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर वो बहुत ही ग्रेशियस किस्म की थी, तो उन्होंने चाय वाय पिलाई। वो हम उठ के जब वापस जा रहे थे घर तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि चलो कुछ सुनाओ। तो फिर मैं बैठ गई, तो मैंने उन्हीं की एक गज़ल गाई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कल 10 बजे हमारे यहाँ आ जाना। अच्छा। तुम्हारी तालीम हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, जब आप बेगम अख्तर के पास गई सीखने के लिए, उनसे तालीम लेने के लिए, तो उन्होंने पहली बार में आपको मना कर दिया, क्योंकि तब तक उन्होंने सिखाना बंद कर दिया था। जी। तो आपने क्या ऐसा गाया था जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि आप कल से आ जाएं? उन्होंने मुझसे बाद में ये कहा कि ये आवाज़ ज़ाया ना जाए। अच्छा। इसलिए मैं तुमको सिखाऊंगी। आपकी आवाज़ उन्हें पसंद आई? उनको मेरी आवाज़ पसंद आई। कोयल बोले, कोयल बोले बार बार, और गोरी का रात सिंगार, एरी सखी अब
पिया घर आए, एरी सखी अब पिया घर आए। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आवाज़ पसंद की और तालीम शुरू की, और वो बहुत ही फराख दिल थी, बहुत ही बड़े दिल की थी। तो मुझे पूरी मतलब तालीम को निचोड़ के बताया। जी जी। तो ठुमरी से शुरुआत की थी जी। और ठुमरी के साथ साथ गज़ल भी उन्होंने, कतील शफ़ाई की कोई गज़ल थी तो वो भी उन्होंने साथ साथ ठुमरी के साथ शुरुआत की। जी। साथ ही आपने गिरिजा देवी से भी तालीम हासिल की। उनके इंतकाल के बाद गिरिजा देवी जी लखनऊ आई थी, तो जिनके साथ वो ठहरी हुई थी उनका पहले तो उनका रविंद्रालय जो वहाँ लखनऊ में हॉल है वहाँ उनका प्रोग्राम हुआ था। फिर दूसरे दिन जहाँ वो ठहरी हुई थी उन्होंने प्राइवेट कॉन्सर्ट रखा था। तो जो होस्ट थे उनके, उन्होंने जब तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पहले बेगम अख्तर से सीखती थी, मगर ट्रैजिक बात इनके लिए ये है कि उनका इंतकाल हो गया, तो अब ये इनकी तालीम रुक गई। तो फिर गिरिजा देवी जी ने अपनी फराख दिली दिखाई और उन्होंने कहा कि तुम देखो कल आना मेरे पास, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो फिर हाँ, फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने भी गाने के लिए कहा, कुछ गाया। तो फिर वो वापस 3-4 दिन के बाद जा रही थी बनारस, तो मुझे फिर अपने साथ ट्रेन में ले गई। अच्छा। फिर 1 साल के लिए मैं उनके पास ऑन स्कॉलरशिप गई थी। वो ITC वालों ने मुझे स्कॉलरशिप दिया था, तो 1 साल मैंने उनके साथ सीखा। अच्छा, क्योंकि आपके घर में कोई ऐसा पहले से बैकग्राउंड नहीं था कि कोई गायकी की दुनिया में हो, बंटवारे के बाद आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान आए और लखनऊ में बस गए, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें लखनऊ का बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल है। लखनऊ उस वक्त बहुत ही खूबसूरत था, और बाद में जब मेरी तालीम शुरू की बेगम अख्तर के, उससे पहले भी मैं क्लासिकल म्यूजिक स्कूल के साथ साथ सीखती थी। तो मुझे लगता है अगर मैं दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहर में रहती तो इतने डिस्ट्रैक्शंस होते कि मुझे इतना रुझाव शायद क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ना होता। तो लखनऊ का सबसे बड़ा हाथ ये है। जो आपकी गायकी है उसमें एक तहजीब भी है। जी शुक्रिया। वो असल में वो गुरुओं की वजह से, दोनों गुरु बहुत ही तहजीब याफ्ता थे। जी रेखा जी, आपसे और भी बात करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। रेखा जी, जैसे आपने सीखा शास्त्रीय संगीत, उसकी तालीम आपने हासिल की, लेकिन आपका जो रुझान है वो ज़्यादा है गज़ल की तरफ, शायरी की तरफ, तो कोई ख़ास वजह? जी, जितनी मुझे इश्क है मौसीकी से, उतनी ही मुझे बहुत शायरी बहुत पसंद है। मुझे उर्दू शायरी ख़ास तौर से, और वैसे तो मैं ठुमरी दादरा गाती हूँ तो मैं ब्रिज भाषा वगैरह बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उर्दू शायरी मुझे बेहद पसंद है। तो शायरी और मौसीकी दोनों की वजह से मुझे गज़ल गाना बहुत पसंद है। इस इश्क के हाथों से हरगिज़ ना मफर देखा, इस इश्क के हाथों से हरगिज़ ना मफर देखा, उतनी ही बढ़ी हसरत उतनी ही बढ़ी हसरत, जितना ही उधार देखा उतनी ही बढ़ी हसरत, उतनी ही बढ़ी हसरत। अच्छा, अगर हम अब के दौर की बात करें तो अब हम देखते हैं कि जो रवायती अंदाज की गायकी है वो बहुत कम हो गई है। और दूसरा, जब हम कहते हैं रवायती अंदाज, तो इसका क्या मतलब होता है? रिवायती अंदाज में ये है कि ये गज़ल की दुनिया में ये ठुमरी अंग चीज़ है। गज़ल को 3 तरह से गाई जाती है। गीत नुमा गज़ल जो जगजीत सिंह जी गाते थे, ख्याल नुमा गज़ल जो मेहदी हसन साहब गाया करते थे, और ठुमरियाँ गज़ल
इस जो इसको हम रिवायती अंदाज कहते हैं, ये बेगम अख्तर साहिबा की ख़ास चीज़ थी। अच्छा जी, तो वो बल्कि उस दौर में गज़ल वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, चूँकि ठुमरी भी जुज़ है शास्त्रीय संगीत की। तो उसी तरह से उस ज़माने में जो बाकी भी जो थी गज़ल गाने वाली, वो सब ठुमरी अंग क्लासिकल अंदाज में गज़ल पेश करती थी। मैं कायल नहीं हूँ कि जिस सरगम इस्तेमाल करना और तिहाइयाँ लगाना, चूँकि ये गज़ल ये है क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन इसमें ज़ोर तो शायरी ही पे होना चाहिए। बेगम अख्तर एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनसे तालीम हासिल की जी। तो आप उनके गाए हुए कलाम ज़्यादा पसंद करती हैं, वो ज़्यादा गाती है या फिर अपने? मैं अपने गाती हूँ, चूँकि इनफिरादियत भी बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने भी मुझे बताया था कि तुम मेरा नाम रोशन ज़रूर करना, मगर इनफिरादियत दिखाना। अच्छा। एक तो मैं इसलिए कि मुझे शायरी का बहुत शौक़ है, तो उमूमन मैं हर गज़ल की शुरुआत मतला से कुछ ताल्लुक़ रखते हुए शेर इस्तेमाल करती हूँ। दिखाऊं? बिल्कुल, हम चाहेंगे। तो ये नासिर काज़मी की गज़ल है और उसकी शुरुआत में एक दूसरे मतला से जुड़ा हुआ एक दूसरा शेर है। यादे माज़ी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल। तो ये मतला है। और इसी तरह से मैं बहुत उमूमन गज़ल में मैं कुछ अपना जोड़ती हूँ जो ताल्लुक़ रखता है जी मतला के बहुत साथ। खूब, आपने बहुत अच्छा गाया। और शायद जो आपकी गायकी की खासियत है, खूबसूरती है, वो यही है कि जब आप गा रही थी जी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुनती रहूं और आप गाती रहो। एक मिठास है, एक खिंचाव है आपकी आवाज़ में। तो स्टाइल के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि ये ठुमरियाँ गज़ल है, तो इसमें हम बोल बनाना उस पर जोर लगाते हैं कि एक ही मिसरे को या एक ही फ्रेज को लेके उसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना, ये खूबी है। अच्छा, अगर आपके पसंदीदा शायरों की बात करें, गायकों की बात करें, तो वो कौन है और क्यों है? मुझे असातिज़ा का कलाम बहुत पसंद है। मीर गालिब ख़ास तौर से। अच्छा। और उनका कोई ख़ास कलाम, कोई ख़ास उनका शेर? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अक्सर शुरुआत करती हूँ किसी शेर के साथ और फिर गज़ल शुरू करती हूँ। तो मैं गालिब की एक चीज़ सुनाती हूँ आपको जी। इश्क पे जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बनाए ना बुझे, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से
तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। दिल से नजारे ने भी काम किया, वहाँ नकाब का 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 मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पे बिखर गई, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पे बिखर गई, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पे बिखर गई। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से। वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। रेखा जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, जैसे आप लखनऊ से भी हैं और जो गंगा जमुनी तहजीब है वो आपकी गायकी में भी झलकती है, जब आप बात करती हैं तो उसमें भी झलकती है। एक तरह से गंगा जमुनी तहजीब की आप कायल हैं। लेकिन जो आज जी जो मौजूदा हालात हैं जी, उसे देखकर आपको कैसा लगता है, या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? इस वक्त आप गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है उसे कहाँ देखती है? मैं कबीर की 2 गज़लें गाती हूँ और कबीर को किसी ने गज़ल के फॉर्म में नहीं गाया है। अच्छा। और ये असल में मैं एक किताब पढ़ रही थी, संतों की वाणी, उसमें मुझे ये 2 गज़लें मिली कबीर की। और जब मैं पढ़ रही थी, मैंने वैसे पढ़ा था कि भजन है, मगर मैंने देखा इसमें मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया सब गज़ल की जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें थी। तो मैंने फिर ये सोचा, ये तय किया कि मैं इनको गज़ल ही के रूप में उसी फॉर्म में पेश करूंगी। मगर एक थे तुलसी साहब हाथरस के, वो 18वीं शताब्दी के थे, उनकी मैं एक गज़ल आपके लिए पेश करूंगी, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। भीख फकीरी छोड़ दे और जल पनिहारन से सीख, और जल पनिहारन से सीख, बात करत हैं सखियन से, पर ध्यान गगर के बीच अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। अब देखिए शायरी क्या खूबसूरत है इसमें। शुरू में भीख फकीरी छोड़ दे, भीख फकीरी छोड़ दे और जल पनिहारन से सीख, गांव में पानी भर के और जल पनिहारन से सीख, बात करते हैं सखियन से, मतलब दुनियादारी रखते हुए, दुनिया के लोगों के साथ रहते हुए, अपना पर ध्यान गगर के बीच, अपने बैलेंस पे कहीं आप ध्यान रख रहे हैं। भीख फकीरी छोड़ दे, उसकी जरूरत नहीं है, भीख फकीरी छोड़ दे और जल पनिहारन से सीख,
बात करते हैं सखियन से पर ध्यान गगर के बीच, अपनी बैलेंस आप रख रहे हैं। फिर ये तुलसी साहब कहते हैं अपने में आप जलवा दिलदार देखना, लुक एट द ग्लोरी ऑफ द बिलवेड विद इन यू, अपने भीतर देखिए, अपने में आप जलवा दिलदार देखना, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना, बी वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स बिकॉज थॉट इज द डीड। तो आप अपने ख्यालात पे नजर रखिए कि आप बोल कुछ रहे हैं और ख्याल कुछ और है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सूफियाना की बात करें जी, तो उससे आपका खासा लगाव है जी। तो ये आपका जो जुड़ाव है सूफियाना के साथ, जी, ये कैसे हो गया? मैं लखनऊ की हूँ। अयोध्या में जब वो दंगे फसाद जब हुए थे, तो मैंने सोचा था उस वक्त, वैसे भी मुझे शौक था सूफियाना कलाम गाने का, तो मैंने ज़्यादा जोर दिया उस वक्त कि मैं ये कॉन्सर्ट्स में गाऊंगी सूफियाना कलाम, ताकि ये शायरी बहुतों के पास पहुंच सके। कि और इस जिस किस्म की शायरी मैं गाती हूँ उसमें वो भजन टाइप नहीं है। हाँ। मतलब वो हर मजहब के लिए मौजू है। जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ, वो कितने ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क के लिए? बिल्कुल ज़रूरी हैं, एंड गवर्नमेंट शुड इनकरेज इट। क्योंकि पॉलिटिकल हालात जैसे भी हों, मगर ये पीपल टू पीपल का जो है एक संबंध जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। कल्चरल एक्सचेंज तो रहना ही चाहिए, सियासी हालात जैसे भी हों। रेखा जी, आप मीर गालिब को तो गाती ही हैं, लेकिन बहुत सारे अननोन पोएट्स हैं जिनके कलाम आप गाती हैं, तो कोई कलाम आप हमारे ऑडियंस के लिए गाना चाहें? जी, एक है इसरार अंसारी हैं, एक शायर बॉम्बे में, तो उन्होंने ये मुझे अपना कलाम दिया था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। हम के न वो हमारे हैं, हम के न वो हमारे हैं, दोनों दरिया के दो किनारे हैं, हम के नाज़रीन, आपको हम यहाँ पर छोड़े जाते हैं रेखा सूर्या जी के खूबसूरत कलाम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। उनको तकदीर का धनी कहिए, उनको तकदीर का धनी कहिए, कहिए कहिए, जुल्म करके भी हमको प्यारे हैं, जुल्म करके भी हमको प्यारे हैं, दोनों दरिया के दो किनारे